हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके यूनिट 7 को ही कवर करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में। और जब भी हम स्वास्थ्य योजनाओं की बात करते हैं तो स्वास्थ्य योजनाएं आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और यूनिट 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये आपके करंट भी कह सकते हैं, करंट से रिलेटेड भी आती हैं कुछ योजनाएं, और कुछ अभी तक जो जितनी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड योजनाएं हैं वो तो पूछी ही जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में, और ये ना सिर्फ प्री बल्कि मेंस में भी आता है। तो प्री और मेंस दोनों के लिए एक तीर से दो निशाने हो सकते हैं। आपके क्या हो सकते हैं? एक तीर से दो निशाने या एक पंथ दो काज आप कह सकते हो, राइट। तो भारत में स्वास्थ्य योजनाओं के तहत पहला आएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसको हम शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं? NHM के नाम से भी जानते हैं। कई बार सिर्फ NHM आपको लिखा मिलता है, NHM, ठीक है। NHM क्या होता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, जिसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। कब की गई थी? 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी। फिर बात आती है इसके उद्देश्य की। स्पेशली आपसे प्रीलिम्स के परिप्रेक्ष्य में आप याद रखना इसका डेट, ठीक है, जो कि पूछा ही जाता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखना, ठीक। लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुलभ, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना तथा स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर मुफ्त में आवश्यक दवाएं एवं वाहन की उपलब्धता करने हेतु NHM प्रारंभ किया गया। मतलब हमने वही कहा, NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। क्या कहा? नेशनल हेल्थ मिशन। इसकी प्राथमिकता प्रजनन और बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। क्या थी? प्रजनन और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका मेनली फोकस था। क्वेश्चन अगर आए कि जो NHM था, जो कि 2005 में शुरू किया गया, इसका मेनली फोकस क्या था? इसका मेन फोकस था प्रजनन, मतलब फर्टिलिटी, और दूसरी चीज़ें आती हैं प्रजनन और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका ध्यान ज़्यादा केंद्रित था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को हम जब भी बात करेंगे तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि इसके अंतर्गत 2 मिशन चलाए गए थे। एक था जो कि रूरल एरिया के लिए था, दूसरा था जो कि अर्बन एरिया के लिए था, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन 2 चरणों में कह सकते हैं, या इसके 2 उपचरण थे, जिसमें एक हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और एक देखते हैं शहरी क्षेत्रों के लिए। मतलब रूरल और अर्बन दोनों ही क्षेत्रों को इसके अंतर्गत कवर किया गया था। तो कौन कौन से थे ये आपके इसके 2 उप मिशन? एक आता है NRHM। क्या होता है? NRHM, जिसका मतलब होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में, ठीक है, क्या कहते हैं? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहते हैं। दूसरा आता है NUHM। क्या आता है? NUHM, जिसका मतलब होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। और इन दोनों ही चीज़ों को याद रखना कि इसके कितने उप मिशन थे। इसके 2 उप मिशन थे, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में इसको चलाया गया था, रूरल और अर्बन। चलो, पहली बात करेंगे हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। अब जैसे हमने कहा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत भी अगर आपको डेट आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय हेल्थ मिशन, ठीक है, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये भी सब एक ही डेट पे शुरू हुआ था। मतलब 12 अप्रैल 2005 से ये शुरू किया गया। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आशा कार्यकर्ता इस योजना की देन है। आशा कार्यकर्ता, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहे हैं हमेशा से। इवन मेंस में आपको सिर्फ आशा लिख के दे देंगे। अब आपकी मर्जी है कि कौन सी आशा निराशा आप करते हो, ये आप पे छोड़ दिया जाता है। क्लियर? तो
पहला आता है ग्रामीण स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 से शुरू की गई और आशा कार्यकर्ता इस मिशन की देन है। तो आशा क्या होती है इसको देख लो। आशा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये कोई नाम नहीं है कि आशा, गीता, सीता ऐसे जो नाम होते हैं। एक्चुअल में कोई भी मिशन या कोई भी इस तरीके की जब योजना आती है तो उसका नाम एक्चुअल में बड़ा होने की वजह से उसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ ऐसा नाम रखा जाता है जो सामान्य बोलचाल में प्रचलित हो सके। ठीक, तो इसको आशा कार्यकर्ता कहा जाता था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ वर्कर्स। क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ वर्कर्स आशा कार्यकर्ता का नाम होता है। अब ये काम क्या करती हैं इसके बारे में देख लो। गांव में रहकर निवासियों को सुलभ, कम खर्च पर और प्रभावशाली चिकित्सा इसका देना इसका क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। आरंभ में यह मिशन 7 सालों के लिए, मतलब कि 2005 से लेकर 12 के लिए प्रारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य जो मिशन था ये प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया था? तो ये 7 वर्षों के लिए शुरू किया गया था प्रारंभ में। और इसकी डेट अगर आपसे ईयर पूछ लिया जाए तो 5 से लेकर 12, 5 और 7 12 होते हैं ना। चलो अगला, भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य की दिशा में चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा मिशन था नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, जिसके अंतर्गत आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही जननी सुरक्षा योजना से संबंधित आशा कार्यकर्ता को NRHM से नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से जोड़ दिया गया। आशा कार्यकर्ताएं क्या करती हैं? वो महिलाएं जो मां बनने वाली हैं या फिर कहना चाहिए गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए क्या करती हैं? ये मोटिवेट करती हैं। एक्चुअल में हम जब भी बात करते हैं स्वास्थ्य मिशन की तो सबसे बड़ी जो समस्या देश में आती है वो बच्चे को जन्म देते समय, एक समय था कि बच्चे को जन्म देते समय ज़्यादातर महिलाओं की मृत्यु हो जाया करती थी। और इसके लिए आप कुछ लिटरेचर उठा के देख सकते हैं, या आप पुरानी फिल्मों में आप देखो कि ज़्यादातर ये जो चीज़ें आप देखोगे ना, पता चले कि हीरो है, हीरोइन है, या नायक है या नायिका है, पता चली माँ उनकी जन्म देते समय गुजर गई, पता चले उनकी माँ नहीं है जीवन में, फिर दुनिया की वो स्टोरी बांध देते थे। लेकिन एक्चुअल में अगर उसको सोचा जाए तो वो जो समस्या थी वो समस्या थी किस चीज़ से रिलेटेड? स्वास्थ्य से रिलेटेड। संस्थागत प्रसव ना होने के कारण, अस्पतालों का ग्रामीण क्षेत्र से बहुत दूर होने के कारण, अस्पतालों तक पहुंच ना संभव हो जाने की वजह से, साधन उपलब्ध ना होना, डॉक्टर्स का उपलब्ध ना होना, इस तरीके की जो समस्याएं होती थी तो घरों में ही बच्चे का जन्म कराया जाता था, जिसकी वजह से कई बार टेटनेस या किसी और संक्रमण के कारण बच्चे और माँ की मृत्यु हो जाया करती थी। ठीक, तो इसी चीज़ को लेकर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बनाया गया तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस था जो जननियों पर, मतलब कि गर्भवती महिलाओं पर या बच्चों को जो जन्म देने वाली हैं या जो दे चुकी हैं, धात्री माताएं। ठीक है, चलो, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो उद्देश्य था जननी सुरक्षा की तरफ ज़्यादा था और इसके लिए मोटिवेट करती थी आशा कार्यकर्ता। आशा कार्यकर्ता जितने समय कोई महिला गर्भवती है उनको दवाइयाँ क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है, जो प्राथमिक जांच है वो सारी चीज़ें, इन सब के बारे में ध्यान रखती है। तो एक तरीके से आशा कार्यकर्ता पूरे तरीके से जो जननी सुरक्षा या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है इससे रिलेटेड थी। ठीक है, फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ वर्कर। चलो, दूसरा आता है शहरी स्वास्थ्य मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत 2013 में की गई। कब? 2013 में की गई थी, साथ में नहीं चलाए गए थे, इसको याद रखना। पहले हमारा सिर्फ ध्यान था ग्रामीण क्षेत्रों पर, उसके बाद शहरी क्षेत्रों को हमने कवर किया। ठीक, तो 1 मई 2013 को इसको मंजूरी दी गई। 50 से 60 हज़ार जनसंख्या पर एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। 200 से 500 परिवारों के लिए एक आशा कार्यकर्ता
की नियुक्ति की गई। इसे मार्च 2020 तक जारी रखने के लिए मार्च 2018 में आगे बढ़ाया गया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गतिविधियों में 2 नए कार्यक्रम शुरू किए गए। क्या क्या शुरू किए गए? पहला आता है मिशन इंद्रधनुष। कौन सा? मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया। भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2014 में 2014 में क्या शुरू किया? मिशन इंद्रधनुष शुरू किया 2014 में। और ये क्वेश्चन आता है, मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में की गई, तब जब हमने दूसरा वाला चरण शुरू किया, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। तो क्या शुरू किया गया? मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों का टीकाकरण करना था। क्या करना था? जितने बच्चे अभी तक बच गए थे। देखो, जब बच्चे का जन्म होता है उसके पहले जन्म होने के मतलब, हालांकि कुछ टीकाकरण कुछ टीके जो होते हैं जो गर्भवती माता को लगाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म से लेकर कुछ ड्यूरेशन के बाद उनको कई टीके लगाए जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से उनका प्रतिरक्षण करते हैं, उनका बचाव करते हैं। तो जो बच्चे अभी तक टीकाकरण से वंचित रह गए थे, उन बच्चों को फिर से टारगेट करके उनको टीकाकरण करना इसमें शामिल किया गया। किसमें? मिशन इंद्रधनुष में। तो क्वेश्चन आए कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस चीज़ से है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है, जो कि अब तक जो वंचित बच्चे रह गए थे उनको टीकाकरण करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया, ठीक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में 7 जो खतरनाक जो बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीके लगाए जाने का कार्यक्रम रखा था। तो यहाँ से एक चीज़ और याद रखना कि 2014 में शुरू हुआ, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। और फिर आती है बात कि कितनी बीमारियों से प्रतिरक्षण के लिए ये टीका लगाए जाने थे। इंद्रधनुष का नाम ही उसके लिए रखा गया। जैसे हम इंद्रधनुष की बात करते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। पढ़ा होगा ना साइंस में, और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है उनको भी पढ़ना ही पड़ेगा भाई, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि प्री में भी आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उधर जाके मेंस में तो पूरा ही पेपर है, ठीक। तो 7 बीमारियों से लड़ने के लिए था, इसलिए इसको नाम क्या रखा गया? इंद्रधनुष। क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना हम, बैजानई हैप्पी नाला, उसी तरीके में। तो मिशन इंद्रधनुष में हम क्या चीज़ें याद रखेंगे? मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? पहला आता है कि रिलेटेड किससे है, तो टीकाकरण। चलो शुरुआत कर लेते हैं। प्रारंभ 2014, उद्देश्य टीकाकरण करना। कितनी बीमारियों के लिए? 7 बीमारियों के लिए। कितनी बीमारियों के लिए? 7 बीमारियों के लिए। 7 बीमारियां, ठीक है। 7 बीमारियां 2014 और टीकाकरण, ये हो जाता है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। इस कार्यक्रम में किस किस को शामिल किया गया है? हमने कहा 7 बीमारियों से प्रतिरक्षण करना है। तो 7 बीमारियां कौन सी हैं? पहला आता है टिटनेस। क्या आता है? टिटनेस। फिर आता है पोलियो। फिर आता है टीबी, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग, तपेदिक भी कहते हैं इसको, तपेदिक भी कहा जाता है। खसरा, तो ये हो गया 1, ये हो गया पोलियो 2, टीबी हो गया 3, खसरा हो गया 4, डिप्थीरिया हो गया 5, ठीक। 6 हो गया काली खांसी, कुकर खांसी, इसको काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। काली खांसी, कुकर खांसी, ऐसी खांसी कि इंसान खांस खांस के कुकर जाता था। कुकर ना समझते हैं? कुकर खांसी, खांसते खांसते इंसान मुड़ जाता। जब कभी आपको सर्दी खांसी होती ना और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो खांसते खांसते आप ऐसे करके बेंड होने लगते हो। तो ऐसी खतरनाक वाली खांसी हुआ करती थी, ठीक है। चलो
कुकर खांसी, फिर आता है हेपेटाइटिस बी। क्या आता है? हेपेटाइटिस बी 5, कुकर खांसी या काली खांसी 6 और हेपेटाइटिस हो गया 7। तो अगर क्वेश्चन आए कि निम्न जो इंद्रधनुष जो मिशन है ये इन बीमारियों को टारगेट करता है या इन बीमारियों के लिए लगाया जाता है, तो हो सकता है आपको पूरे एक बंच में दे दिया जाए, या हो सकता है ऐसा कुछ पूछ लिया जाए कि कौन है और कौन इसमें शामिल नहीं है। तो इसको ऐसे याद रख लेना कि टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, डिप्थीरिया और आता है कुकर खांसी और हेपेटाइटिस बी। तो जनरली से ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा हम सुनते पढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या किया गया था? कुछ जिलों में जैसे कि जापानी इंसेफेलाइटिस अर्थात कि दिमागी बुखार के टीके भी लगाए गए। कुछ ऐसे एरिया भी थे जहां पर दिमागी बुखार, जिसको क्या कहा जाता है? जापानी इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। और ये मस्तिष्क को पर सूजन आ जाती है, बुखार आ जाता है और कई बार बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। कई बार मेमोरी लॉस या याददाश्त जाना या पागलपन जैसी स्थिति भी कई बार इस बुखार के बाद आ जाती है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो इंद्रधनुष मिशन है ये 7 बीमारियों को कवर करता है। प्लस में कुछ जिलों में दिमागी बुखार या फिर जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए भी ये टीका लगाया गया था। ठीक, इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की 82 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें कि 15 जिले मध्य प्रदेश के शामिल हैं। और यहाँ से आ जाता है आपके लिए क्वेश्चन कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जिन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाना था, तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात की गई थी? तो आता है 15 जिले। पूरे कितने थे? 82 जिले थे, जिनमें से 15 जिले मध्य प्रदेश के थे। और इसीलिए कई बार जब चीज़ें आती हैं तो मध्य प्रदेश हर चीज़ में बड़ा नंबर मार ले जाता है। ठीक है, कुपोषण हो, बीमारी हो, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, नहीं कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी जाते हैं। चलो कोई नहीं। इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है कि जितने भी बच्चे हैं उनमें हर साल हम कोशिश करेंगे कि अगला जो हमारा टारगेट हो कि 5% ज़्यादा को हम कवर करें। तो हर साल 5% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। चलो अगला आता है कायाकल्प। कौन सा कल्प? कायाकल्प आता है। 2016 से शुरू की गई ये पहल कायाकल्प, जिसका उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई की आदत डालना, स्वच्छता, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन एवं संक्रमण का नियंत्रण करना कायाकल्प का उद्देश्य था। और इसे समझ में भी आता है। कायाकल्प का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बदलना, मतलब साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए या कुछ भी चीज़ रूपांतरण, इस तरीके की चीज़ें। तो मिशन कायाकल्प आया 2016 में, जब इसके पहले हम स्वच्छता अभियान पहले से शुरू कर चुके थे। ठीक है, चलो तो कायाकल्प 2016 में आया। किससे संबंधित था? स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई को करना और संक्रमित कचरा जो निकलता है स्वास्थ्य सुविधाओं से, उसके अपशिष्ट का प्रबंधन करना, ताकि और कोई नई बीमारी ये शुरू ना कर पाए। क्लियर है? चलो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बात कर लेते हैं। और जब भी हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों पर हमारा ज़्यादा ध्यान होता है, हमारा ही नहीं सरकार का भी होता है। साथ ही परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं उनका भी ध्यान बहुत होता है। क्यों? क्योंकि भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है। आज भी देश की 67 to 72% आबादी आज भी देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, तो इनकी सुविधाओं की बात करना ज़रूरी हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या क्या किया गया, अब ये बात कर लेते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसको CHC कहा जाता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की शुरुआत की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमतौर पर बड़े कस्बों अथवा ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। इनमें सुप्रशिक्षित डॉक्टर एवं सहायक मेडिकल कर्मचारी होते हैं। इनके केंद्रों के अंदर 30 बिस्तर वाला स्वास्थ्य केंद्र होता है। मतलब जो भी हॉस्पिटल होगा उसमें कम से कम 30 बेड होंगे कि 30 लोगों को एक साथ भर्ती
अगर करने की ज़रूरत पड़ गई या आप ज़रूरत आन पड़ी तो कर सको। क्लियर? चलो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। दूसरे आते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। कौन से आते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण इकाई होती है और 20 से 30 हज़ार की आबादी पर, कितना? 20 से 30 हज़ार की आबादी पर, मतलब लगभग 20 से 30 गाँव में क्या होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है। आयुष चिकित्सा इसका अधिकारी होता है। इन केंद्रों का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना होता है। आयुष का अधिकारी होता है। आयुष, आयुष लास्ट टाइम पूछा गया था। आयुष, यही पूछा गया था ना। बाय मेरा कुछ ज्यादा डिजाइन का हो गया। आयुष, ठीक है। आयुष क्या होता है? आयुष एक्चुअल में हमने एक मंत्रालय भी बना रखा है, मंत्रालय भी हमारे पास आयुष का, ठीक है। आयुष में क्या होता है? इसमें हम कुछ टेक्निक, कुछ और विधाएं देखते हैं, जैसे कि ए फॉर आता है आयुर्वेद। क्या आता है? आयुर्वेद आता है, आयुर्वेद। बाय फॉर आता है योगा। क्या आता है? योगा आता है। यू फॉर आता है यूनानी, यूनानी चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, ठीक है। एस फॉर होता है, क्या होता है? चलो, सिफा, सिद्धा कह सकते हैं, सिद्धा, ठीक है। और फिर आता है आपका होम्योपैथी, होम्योपैथी, ठीक है। तो इस तरीके से आयुष 5 चीजों को इंडिकेट करता है। पहला आयुर्वेद, दूसरा आता है योगा, तीसरा आता है यूनानी चिकित्सा, चौथा आता है सिद्धा और 5वां आता है होम्योपैथी। तो यहाँ का जो चिकित्सा अधिकारी होगा, किसका? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो चिकित्सा अधिकारी होगा वो कौन होगा? आयुष चिकित्सा का अधिकारी होगा। अब इनमें से किसी एक में कोई विशेषज्ञ अधिकारी यहाँ पर कौन होगा? अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। अगला आता है उप स्वास्थ्य केंद्र। सेकेंडरी हेल्थ सेंटर क्या होते हैं? सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स 5 से 6 हज़ार लोगों की आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं और इनमें से एक RMP एवं एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता इनमें अनिवार्य होती हैं। महिला स्वास्थ्यकर्ता अनिवार्य होंगी। चलो, अगला आता है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, और ये क्वेश्चन तो पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, और इसका रीज़न ये है कि ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। विश्व में ऐसे देश जो आज भी, ठीक है, जो आज भी जिन्हों हमसे डेवलप कहते हैं, वो लोग भी हमारे जैसी ये जो हमने योजना बनाई ऐसी योजना उनके पास भी नहीं है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के रूप में भी जानी जाती है। कौन सी? प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। कब शुरू किया गया? आयुष्मान योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। कब? 23 सितंबर 2018। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि आपको रखना है डेट याद समेत, ईयर नहीं डेट भी, ठीक है। 23 सितंबर 2018 को कहाँ से? झारखंड के रांची से शुरू की गई थी। और ये अभी भी ये मत समझना कि आएगा नहीं। कब शुरू की गई? एग्जैक्ट डेट 23 याद रखना, 23 सितंबर 2018। जगह का नाम याद रखना, कहाँ? झारखंड के रांची से शुरू की गई थी। 25 सितंबर 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर पूरे देश में लागू कर दी गई। घोषणा की गई, प्रारंभ की गई अलग है, लेकिन जब से लागू हुई उसको अलग याद रखना है, ठीक है। तो लागू हुई 25 सितंबर 2018 को, और इस दिन क्यों लॉन्च की गई? क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म था और इसी दिन पूरे देश में ये लागू कर दी गई। 23 सितंबर को शुरुआत रांची झारखंड से और 25 सितंबर 2018 से पूरे देश में दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के अवसर पर इसको लागू कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्य को
पूर्ण करने के उद्देश्य से चलाई गई है। इस योजना के द्वारा लगभग 10 करोड़ बीपीएल, लगभग 50 करोड़ लोग, कितने 10 करोड़ लोग जो कि बीपीएल धारी, बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल का मतलब पता है ना? नहीं पता है तो कर लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ किताबों से रटें, हम आसपास भी देखते हैं, हम पीडीएस प्रणाली देखते हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस देखते हैं ना। जनरली हम कोटा कहते हैं जिसको, जहाँ पे वो अनाज वनाज मिलता है, ठीक है। उसके साथ कुछ परमिट बने थे, आपने देखा होगा, उनके पास एक कार्ड होता है, ठीक है, येलो, एक रेडिश सा होता है, एक वाइट होता है। बीपीएल होते हैं, बीपीएल वालों को कहा जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। कौन लोग? जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, बीपीएल धारी जो हैं। कितने लोग? 10 करोड़ बीपीएल धारी लोगों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन आता है, पहला तो कब लागू हुआ, कहाँ से लागू हुआ, ठीक है, शुरुआत कब हुई, फिर आता है कि कितने लोगों को कवर करने का लक्ष्य रखा है। तो 10 करोड़ बीपीएल धारी व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाने वाला है। और कितने रुपए का बीमा दिया जाने वाला है? 5 करोड़, एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए। कितना? एक परिवार से 5 लाख व्यक्ति, मतलब एक परिवार में अगर किसी को भी ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए वो कहीं भी कराए, सरकारी में कराए, प्राइवेट में कराए, कहीं भी कराए, तो 5 लाख रुपए तक का बीमा उसके लिए दिया जाता है। प्रति परिवार है, इसको याद रखना, प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में और क्या किया गया? इस योजना के सफल होने के बाद मध्य वर्ग के परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया। मध्यम वर्ग मतलब मिडिल क्लास वाले, मतलब जो बिलो पॉवर्टी से ऊपर हैं, ठीक है, गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं। यह योजना सरकारी वित्त संचालित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी योजना विश्व की सबसे बड़ी बीमा स्वास्थ्य योजना के रूप में जानी जाती है? तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, ठीक। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नाम इसको दिया गया है। यह योजना जो है 60% खर्च केंद्र सरकार और 40% राज्य, मतलब अगर क्वेश्चन आए कि इसमें खर्च का बंटवारा कैसे होता है, तो 60-40 का होता है, ठीक है। कितना होता है? 60-40 का होता है, जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट दोनों का होता है। केंद्र सरकार 60% करेगा और स्टेट का कितना होगा? 40% का योगदान इसमें स्टेट का होगा, राज्य का होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को मिलाकर आयुष्मान भारत योजना बनाई गई। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी दो योजनाओं को मिलाकर आयुष्मान भारत योजना बनाई गई? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाई गई? आयुष्मान भारत योजना बना दी गई। और ये क्वेश्चन आते हैं, हमें लगता है क्या ही पूछेगा यार, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पर जाओ, क्योंकि आप वनडे एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपको 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम देना, आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है। आपके अंदर वो चीज़ें समझ होनी चाहिए और इसीलिए इन चीज़ों को आपके सिलेबस में शामिल किया गया। चलो, अगली आती है जननी सुरक्षा योजना। कौन सी योजना? जननी सुरक्षा योजना। कब शुरू की गई? 12 अप्रैल 2005, और यही वो डेट थी जहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। यही थी ना वो डेट जहां हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना शुरू की। तो जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 में शुरू की गई। गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। संस्थागत प्रसव क्या होता है? संस्थागत प्रसव का मतलब होता है कि वो जमाना जब गांव में दाइयों से जब बच्चे का जन्म कराया जाता था,
जहाँ ना ज़्यादा साफ सफाई है, कहीं भी हो रहा है पता चले कोई संक्रमित ब्लड से जो ब्लड होती थी ना, जो प्लेसेंटा, जिसको हम साइंस में प्लेसेंटा कहते हैं और जनरल भाषा में हम उसको नाल कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं। ठीक, तो गर्भनाल से बच्चा जो है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा गर्भनाल से माँ से जुड़ा हुआ होता है, तो वो जो प्लेसेंटा, वो गर्भनाल होता है, उसको काटना होता है। और उसको काटने के लिए कई बार ऐसी किसी संक्रमित कैंची या ब्लेड का यूज़ किया जाता था, जैसे टेटनस हो जाता था तो कई बार बच्चे और माँ दोनों की मृत्यु हो जाती थी टेटनस से। कई बार होता था कि या माँ चल बसी तो बच्चा बच गया, या बच्चा चल बसा तो माँ बच गई। तो इन चीज़ों से जो छुटकारा था उसको बचाने के लिए, ठीक है, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए, ठीक से सुरक्षित बच्चे का जन्म कराने के लिए संस्थागत प्रसव को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया जाने के लिए जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई। लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने तथा सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसी के साथ हमने क्या देखा था, आशा कार्यकर्ता को भी देखा था ना, आशा कार्यकर्ता। चलो, महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु इसमें क्या किया जाता है, प्रसव किया जाता है। जननी सुरक्षा योजना में के चलते महिलाओं को जनन के समय सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त परिवहन की सुविधा दी जाती है। कोई भी महिला जो कि बच्चे को जन्म देने वाली है, उसको ग्रामीण किसी भी क्षेत्र से कहाँ पर अस्पताल तक पहुँचाने का खर्चा निःशुल्क होता है। जननी सुरक्षा के नाम से एक वैन चलाई जाती, देखा होगा आपने, ठीक है। परिवहन की सुविधा मुफ्त होती है, मुफ्त जांच होती है, मुफ्त रक्त दिया जाता है, मुफ्त पोषण उपलब्ध कराया जाता है। कोई भी महिला जो ग्रामीण क्षेत्र से जो संस्थागत प्रसव स्पेशली सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाती है, उसको निःशुल्क वाहन की सुविधा होती है। जितना भी वहाँ पर जब बच्चे के जन्म देते समय उस महिला को जितनी भी दवाइयाँ, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, इवन कई बार रक्त की भी ज़रूरत होती है, तो रक्त मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा, जितने भी दिन महिला वहाँ पर एडमिट रहेगी उतने दिन उस महिला के पोषण, उसके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो मुफ्त खाना, मुफ्त जाना, मुफ्त खाना और मुफ्त दवाइयाँ वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। और क्या फ़ायदा होता है भाई साहब? और भी फ़ायदा होता है। और क्या फ़ायदा होगा? जननी सुरक्षा योजना एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है और प्रसव एवं प्रसव उपरांत देखभाल हेतु नगद सहायता भी उपलब्ध कराती है। ये एकमात्र ऐसी योजना है जो इतना सब करने के बाद पैसे भी देती है, ठीक है। तो रहना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री, वहाँ पर इलाज फ्री, सब कुछ फ्री, और उसके बाद पैसा भी लेके जाओ। क्या लेके जाओ? पैसा भी लेके जाओ, ठीक है। और जो जो तुमको मोटिवेट करेगा, मतलब इवन आशा कार्यकर्ता का ये काम होता है कि महिलाओं को मोटिवेट करेंगी वो, कि आप जो है अपना प्रसव जो है, आप बच्चे का जन्म जो है वो सरकारी अस्पताल में जाके करवाएं, वो भी संस्थागत, मतलब घर में ना कराएं, हॉस्पिटल जाके कराएं। तो ऐसा करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उस आशा कार्यकर्ता को भी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। तो माँ को भी मिलेंगे पैसे और जो उसको मोटिवेट करेगा उसको भी पैसे मिलेंगे, तो पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। चलो, ठीक है। चलो, इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं को, और ये भेदभाव नहीं करती है ये योजना, महिला जो शहरी क्षेत्र में रह रही है या ग्रामीण क्षेत्र में रह रही, दोनों को पैसे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन बशर्ते नियम इतना ऐसा नहीं कि तुम जाओ और प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म करा ले, हम तो उधर ही कराएंगे और फिर पैसा मांगो, वो नहीं मिलेगा। सरकारी हॉस्पिटल आपको जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना पड़ेगा, ठीक। तो क्या दिया जाता है? शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाते हैं बच्चे के जन्म होने पर, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जन्म कराते हो तब। जबकि ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये मिलते हैं, 400 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। कितने?
ग्रामीण क्षेत्र में 1400 मिलते हैं और शहरी क्षेत्र की महिला को 1000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस योजना में गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करने वाली महिला को शहरी क्षेत्र में 400 और ग्रामीण क्षेत्र में 600 प्रदान किए जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ महिला लिखा है, अब वो महिला में भी कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ जाके कि भैया मैंने मोटिवेट किया था, नहीं, आपके पास अथॉरिटी नहीं है। तो किसको मिलता है ये जो पैसा मिलता है? ज़्यादातर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं या फिर कहना चाहिए जो आशा कार्यकर्ता होती हैं उनको मिलते हैं। उनको ही मोटिवेट करने के लिए, उनको जब वो ऐसा मोटिवेट करके अगर वो साथ जाते हैं, ठीक है, किसी महिला को जो बच्चे को जन्म देने वाली वो उस महिला के साथ जाती हैं तो फिर उनको भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। और जब आर्थिकता में जब किसी की वो होती ना, बड़ा पावर होता है, तो महिलाएं इसके लिए मोटिवेट भी करती हैं और कोशिश करती हैं कि संस्थागत प्रसव कराया जाए, ठीक है। चलो क्लियर है? तो याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं 1400 रुपये, शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये मिलते हैं और उसको मोटिवेट करने वाली महिला को शहरी क्षेत्र में 400, क्योंकि उसका आने जाने का खर्चा नहीं होगा ना, हालांकि खर्चा इसका भी नहीं होगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। चलो अगला आता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। कौन? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1 जून 2014 को शुरू हुआ। मंत्रालय का नाम क्या है? मंत्रालय का नाम है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य महिलाओं तथा रुग्ण नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई हैं। मतलब समझ में आ रहा है, जननी सुरक्षा मतलब कि माता और उसके शिशु दोनों की सुरक्षा की बात हो रही होगी। इस योजना के अंतर्गत मुफ्त सेवा प्रदान करने पर बल दिया जाता है। इसमें गर्भवती महिला तथा रुग्ण नवजात शिशुओं को खर्चों से मुक्त रखा जाता है। रुग्ण का मतलब है ऐसा बच्चा जो कमज़ोर पैदा हुआ है, ऐसा नहीं कि बच्चा तुम्हारा 4 किलो का हट्टा कट्टा स्वस्थ ऐसे गोलू मोलू सा रखा है, ठीक। तो जो ऐसा बच्चा जो रुग्ण है, कमज़ोर है, ऐसे बच्चे और उसकी माता के लिए ये योजना संचालित की जाती है, ठीक है। चलो गर्भवती महिलाएं मुफ्त दवाएं और खाद्य, साथ ही मुफ्त इलाज की ज़रूरत पड़ने पर मुफ्त खून भी दिया जाता है। सामान्य प्रजनन के मामले में 3 दिनों एवं सी सेक्शन के मामले में 7 दिनों तक मुफ्त पोषाहार, निःशुल्क रेफरल सुविधाएं एवं आवश्यक ट्रांसपोर्ट सेवाएं। केंद्र में प्रजनन कराने पर माता के साथ शिशु को भी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। मतलब सीधा सा ये है कि जितना भी खर्चा होगा वो सबका सब सरकार उठाने वाली है, चाहे खून की ज़रूरत हो, दवाई की ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत हो। और इसके लिए भी रीज़न है, अगर किसी महिला की सामान्य डिलीवरी हुई है तो उसमें जो है उसको 3 दिन तक वहाँ पर रखा जाएगा और 3 दिन तक उसके खर्चा, दवा पानी सबका खर्चा उठाया जाएगा। और अगर सी सेक्शन मतलब किसी ऑपरेशन के थ्रू यदि किसी बच्चे का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, तो इस कंडीशन में उसको 7 दिन तक संस्था में रहना होता है और सारा का सारा खर्चा संस्था मतलब सरकार उठाती है, ठीक है। चलो लेकिन इसमें पैसा वैसा कुछ नहीं दिया जाता, ओके। अगला आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कौन सा आता है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। शुरुआत कब की गई? शुरुआत 2017 में की गई। 1 जनवरी 2017 को न्यू ईयर के दिन इसकी शुरुआत की गई। मातृत्व सहयोग योजना के नाम को बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। अब अगर क्वेश्चन आए कि अब जो मातृ वंदन योजना है इसका पूर्व में नाम क्या हुआ करता था, तो पूर्व में था मातृत्व सहयोग योजना, पूर्व में, और ये हो गया वर्तमान में, वर्तमान, ठीक है। चलो पास्ट एंड प्रेजेंट। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें राज्य सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है, पूरी तरीके से केंद्र से प्रायोजित योजना है, ठीक है। चलो और क्या है भाई इसके आगे? उद्देश्य क्या है? पहली बार गर्भवती होने वाली महिला को पोषण प्रदान करना,
क्या करना, जो महिला पहली बार गर्भवती हुई है उसको पोषण उपलब्ध कराना, क्योंकि जब माता पोषण करेगी, माता को पोषण ठीक से मिलेगा तो वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, और स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी तो उस बच्चे की जीवन आयु ज़्यादा होगी, और जब बच्चा जीवित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी उसको नहीं होगी, तो वो देश में मानव संसाधन बनेगा। आगे का समझ रहे हो ना, कितना आगे की सोच के चलते हैं। आज हम देश भारत की बात करते हैं, सबसे युवा आबादी है, विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देश हैं हम, ठीक। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम विश्व की सबसे स्वस्थ आबादी भी हो, ठीक है। चलो, इस योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। शिशु जननी कौन सी मातृत्व योजना, ठीक है, मातृत्व बंधन योजना किसके अंतर्गत शुरू किया गया है? ये खाद्य जो आपका जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अधीन शुरू किया गया है। वे महिलाएं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में नियमित रोजगार में संलग्न हैं, किसी भी योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करती हैं, उनको छोड़कर शेष सभी गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताएं इस योजना के लिए पात्र हैं। और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक शब्द होता है धात्री माताएं। कौन सी माताएं? धात्री माताएं, ऐसी माताएं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो स्तनपान करते हैं, ठीक है। ऐसी सभी पात्र गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताएं जिन्होंने परिवार में पहली संतान के लिए 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद गर्भधारण किया है। इस योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये 3 किस्तों में प्रदान किए जाते हैं। कोई भी महिला जो सरकारी नौकरी में नहीं है, सीधी सी बात, केंद्रीय नौकरी में नहीं है या कोई भी राज्य के अधीन कोई सेवा में नहीं है या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में काम नहीं कर रही है, उस महिला को जो पहली बार गर्भधारण कर रही है उसको 5,000 रुपये मातृवंदन योजना के तहत दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन बनता है, मातृवंदन योजना शुरू कब हुई? तो 2017 में। कितना इसके लिए राशि दी जाती है? 5,000। साथ ही जब हम मातृवंदन योजना की बात कर रहे हैं तो साथ ही हम एक और चीज़ बात कर सकते हैं, मैटरनिटी लीव की बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं? मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव को कहते हैं मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक आया था ना, जो उसके तहत महिलाओं को जो बच्चे को जन्म देती हैं, जिन्हें अभी मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक, बच्चे को जन्म देने के बाद उनको 26 सप्ताह का अवकाश देने की बात की गई थी, जो कि 2017 में ही आया था। तो मैटरनिटी लीव और साथ में आप इसको संशोधन को याद रखना, मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2017, ठीक है। किसमें संशोधन किया गया था? जो कि 1961 का मातृत्व लाभ विधेयक था, उसमें संशोधन किया गया था। मातृत्व लाभ 1961 में संशोधन करके 2017 लाया गया था, ठीक है। 26 सप्ताह का उनको क्या दिया जाता है? अवकाश दिया जाता है। अब हमने कहा 5,000 को 3 किस्तों में देंगे। पहली किस्त 1,000 रुपये गर्भ धारण करने का शीघ्र पंजीकरण, जैसे ही कोई महिला गर्भवती होती है उसका पंजीकरण वो कराती है। ग्रामीण क्षेत्रों में वो अपने वहाँ जाकर जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी होता है शायद, ठीक है। तो पहली किस्त में जब वो कराएंगे, एक्चुअली मुझे इतना ये नहीं पता है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली किस्त 1,000 रुपये दी जाती है, दूसरी किस्त 2,000 रुपये की होगी जो प्रसव पूर्व जांच कराने पर होगी, जो सोनोग्राफी कराते हैं बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक। तीसरी किस्त 2,000 रुपये की बच्चे के जन्म का पंजीकरण और परिवार के पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण का पहला चक्र पूरा करने पर उपलब्ध कराए जाते हैं, और इस तरीके से 5,000 रुपये राशि दी जाती है। पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के तहत भी नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मतलब अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 1,400 रुपये और मिलेंगे, तो कितना हो गए? 6,400 रुपये हो गए।
अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो 6,000 रुपये हो गए। ठीक है, चलो इस प्रकार पात्र महिलाओं को औसतन 6,000 रुपये की सहायता उपलब्ध होती है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का लाभ प्रदान करने में पहले स्थान पर रहा है, इसको याद रखना। ठीक है, कौन से नंबर पर रहा है? पहले नंबर पर रहा है। चलो अगला आता है विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 12 मई 2006 को इसकी शुरुआत की गई। मंत्रालय कौन सा है? मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी कि ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश में संचालित योजना है। क्या नाम है? नाम है विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना। लाभ मंत्रालय मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य लोक कल्याण मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है। उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश की बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन की जो महिलाएं हैं, इनमें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एवं मातृत्व मृत्यु दर मैटरनिटी जो डेथ है उसको कम करने के लिए ये योजना संचालित है। किसको लाभ होगा? वे महिलाएं जो बीपीएल धारी हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, इस योजना में लाभ कितना होगा? 1,000 रुपये नगद सहायता सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर तथा प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद होने वाली परेशानियों के कारण 42 दिन के अंदर मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को 50,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। मतलब ऐसी महिला जो कि मध्य प्रदेश की निवासी है, बीपीएल धारी है, और अगर उसका प्रसव संस्थागत हुआ है, सरकारी अस्पताल में हुआ है, तो उसको पहले तो उसको 1,000 रुपये मिलेंगे। अगर किसी कारण से उस महिला की बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद 42 दिन के अंदर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। कितना? 50,000। लेकिन यदि गर्भवती महिला की मृत्यु किसी अन्य बीमारी के कारण या दुर्घटना में होती है तो इस योजना के तहत किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो गया, सीढ़ियों से गिर गई, लुढ़क गई और फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर किसी जो उसकी जो बच्चे को जन्म देने से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से अगर हुआ है तब ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो ओके, तो ये थी आपकी विजया राजे जननी सुरक्षा योजना। चलो एक और आती है आपकी दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। कब शुरू की गई? ये शुरू की गई 25 सितंबर 2004 को, और ये दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है, तो जाहिर सी बात है इनके जन्मदिन को याद रखना। और इसी दिन हमने आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। ठीक है, चलो गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल धारी जो बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन करने वाले समस्त वर्ग के परिवारों को, अब इसमें वर्गों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जांच व इलाज होगा। केवल सरकारी अस्पताल ही इसमें शामिल किए गए हैं, जबकि हम आयुष्मान भारत योजना की आयुष्मान भारत की योजना की बात करते हैं तब ये आपको सरकारी के साथ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप जाते हो तो ये मान्य होती है। ठीक है, इस योजना में एक परिवार के एक वित्तीय वर्ष में कितना 20,000 रुपये तक की सीमा की निःशुल्क जांच एवं उपचार की पात्रता होगी। आवेदक के पास मध्य प्रदेश का मूल निवास एवं गरीबी रेखा का कार्ड होना चाहिए, बीपीएल कार्ड होना चाहिए, बीपीएल जो कि पीले रंग का होता है। ठीक है, चलो दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की बात करते हैं। कब शुरू की गई? 29 मई 2006 को शुरू की गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना, दूर दराज के इलाकों में जहां अस्पताल नहीं है वहां प्रारंभिक जांच, उपचार एवं इलाज की सुविधाएं पहुंचाना, साथ ही महिलाओं की प्रसव संबंधी जांच करना और उन्हें अन्य जानकारी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था।
इसमें चलित वाहन का निर्माण कराया गया, जिसमें डॉक्टर, स्टाफ और जरूरी उपकरण द्वारा उपलब्ध किए गए हैं। और यह वाहन आदिवासी क्षेत्रों में, गांव तथा हाट बाजारों में सभी वर्गों के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। नाम ही समझ में आ रहा है, चलित वाहन योजना। दीनदयाल चलित वाहन मतलब चलता फिरता हॉस्पिटल। किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश में स्पेशली हम बात करते हैं जनजातियों की, जब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, जिनकी संख्या है 46 प्रकार की जनजातियां मध्य प्रदेश में होती हैं। ठीक है, तो जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो ठीक से उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो उनके पास वो हॉस्पिटल नहीं आ सकते, तो हॉस्पिटल उन तक पहुँचाने के लिए ये सुविधा शुरुआत की गई है। ठीक है, चलो ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, काम आ रहा है कि नहीं ज़रूर बताएं। आप लोगों के सुझाव आमंत्रित है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई साहब नहीं, दीदी, बहनें, माताएँ, बहनें जो भी हों, ठीक है। चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।